हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का जो सेकंड चैप्टर है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इस चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसका ये टॉपिक है जो हमने इसमें पढ़ने हैं। तो इसको हम पहले सेट कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसमें जो है ये टॉपिक हम जो है कवर अप कर चुके हैं। सॉरी, गलत हो गया ये। सौरमंडल तक हम इससे पहले वाली वीडियो में ऊपर वाले जितने टॉपिक है कवर कर चुके हैं। अगर आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले पहले वाला जो वीडियो है, इसका पहला पार्ट है, वो देखिए और जिसमें आपको पूरी तरह से वो समझ में आएगा। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, आपको तभी समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, चंद्रमा, पृथ्वी के का उद्भव, स्थलमंडल का विकास, वायु और जलमंडल का जो विकास है, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो किस तरीके से पृथ्वी पर आ, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल का निर्माण होता है, और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जीव मंडल का विकास होता है, तो वो कंप्लीट स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो इस आगे पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा आउटव्यू ले लेते हैं। हमने 3 प्रकार की जो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित सिद्धांत पढ़े थे। सबसे पहले हमने अद्वैतवादी सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें बताया गया था जो पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति है एक तारे से हुई है। और जो द्वैतवादी परिकल्पना है, इसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से जो सूर्य और जो पृथ्वी या हमारा सौरमंडल है, उसकी कंप्लीट जो उत्पत्ति है वो एक से अधिक तारों की वजह से हुई है। और आधुनिक थ्योरी पढ़ी थी हमने, बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, पृथ्वी और जो हमारा सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति जो है धूल कणों की वजह से हुई है। तो ये 3 हमने बेसिक थ्योरीज पढ़ी थी। तो ये 3 जो इन दोनों थ्योरीज को आरंभिक सिद्धांत कहा जाता है और इसको आधुनिक बिग बैंग को आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। 3 तरह के सिद्धांत हमने पढ़े थे। तो आगे नेक्स्ट जो हमने हमारी जो वीडियो है वो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो आज हमने पढ़ना है चंद्रमा। यहाँ से हमने ये टॉपिक जो है शुरू करना है। तो चंद्रमा के विषय में हम जानते हैं, चांद आपने ज़रूर देखा होगा। रात को आपने अपने घर में के जो आसमान है उसमें आपको दिखाई दिया होगा। तो ये इकलौता एक ऐसा पृथ्वी का उपग्रह है जो प्राकृतिक है। तो इसकी उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन है, ये है सर चार्ल्स, सॉरी, जॉर्ज डार्विन। जॉर्ज डार्विन ने एक थ्योरी दी थी जिसको जो है अ, जिसके अनुसार ये पृथ्वी जो है बहुत ही तेज़ी के साथ रोटेट कर रही थी, तो उसके भीतर से कुछ पोर्शन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने की वजह से ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से ये चांद की उत्पत्ति हुई, और जिसे आज हम वर्तमान में चांद के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी जो है वो घूम रही थी, काफ़ी तेज़ी के साथ घूम रही थी। घूमने की वजह से उसके बीच का पोर्शन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो बाद में, लेकिन वो जो मैटर बाहर निकला था, सूर्य पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको रोक लेती है, और वो जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है, जिसे आज हम चांद कहते हैं। तो ये सर जॉर्ज डार्विन के विचार थे। नेक्स्ट है द बिग सेपेलेट। तो ये एक विचार है। इस के अनुसार पृथ्वी से एक मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा अंतरिक्ष का में से एक कोई टुकड़ा था, वो पृथ्वी से टकराता है, और जहाँ पर आज प्रशांत महासागर है उस इलाके में टकराता है, और वहाँ से बहुत सारा मैटर जो है पृथ्वी का टूटकर जो है पृथ्वी के टूटने के बाद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घूमना शुरू हो जाता है।
और इसी की वजह से जो पृथ्वी का जो आपको मिलेगा, ऐसा माना जाता है पृथ्वी का जो 23.5 डिग्री का अपने अक्ष के ऊपर, सॉरी 66.5 डिग्री का अपने अक्ष के ऊपर जो झुकाव है, वो इसी टकराव का ही परिणाम है, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है थोड़ी टिल्टेड हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सर्दी और गर्मी की ऋतु जो है वो बनती है। तो ये द बिगेस्ट पैलेट, आप सिंपल इसको हम ये कहेंगे तो मंगल ग्रह से लगभग 3 गुना बड़ा जो है कोई प्लानट जो है वो पृथ्वी से टकराता है, और टकराने के बाद तो पृथ्वी का एक हिस्सा जो है वो पृथ्वी के से अलग होकर जो है चांद के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाता है। और ये घटना जो है 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो ये फिगर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने आ सकता है। तो ये दो प्रकार की थ्योरीज थी, दो प्रकार के सिद्धांत थे सर चार्ल्स डार्विन का, जिनका मानना है पृथ्वी के घूमने की वजह से, तेजी से घूमने की वजह से पृथ्वी से मैटर जो है बाहर चला जाता है और चांद का रूप में वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है। और द बिग स्पेल्ट घटना में इसमें एक मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा कोई प्लानट जो है पृथ्वी से आकर टकराता है। टकराने के बाद पृथ्वी का एक हिस्सा पृथ्वी के से बाहर चला जाता है और पृथ्वी के चारों ओर चांद के रूप में घूमना शुरू हो जाता है। तो आशा करता हूँ चांद की उत्पत्ति के विषय में आपके लिए ये बातें जो है, दोनों ही प्रकार की थ्योरीज जो है आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पृथ्वी का उद्भव जो है, एवोल्यूशन जो है, पृथ्वी का विकास जो है किस तरीके से होता है, या पृथ्वी का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होती है। अब देखिए जितने भी प्रकार के ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ बनने शुरू हो जाते हैं। तो बनने के बाद तो पृथ्वी भी जो है अगर सूर्य से अलग हुई है तो उसमें जो है वो पूरी तरह से सूर्य की तरह ही जो है आग का गोला थी, और धीरे धीरे वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। ठंडी होने के बाद जो है जो वर्तमान पृथ्वी का रूप परिवर्तित करने में जो है वो अपना रूप ले लेती है। तो इसमें जो है बहुत सारे प्रोसेस से होकर पृथ्वी को गुजरना पड़ा है, तभी ये कंप्लीट पृथ्वी जो है इस तरीके की डेवलप हो पाई है। तो ये कंप्लीट घटना जो है पृथ्वी पर जो जीवन का विकास जो है वो 460 करोड़ साल पहले विकसित हुआ है। पृथ्वी जो है धीरे धीरे ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है वो कोर बनता है। यहाँ पर सबसे भारी पदार्थ जो है एकत्रित होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं पृथ्वी से तो वैसे वैसे मैटर का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम होती जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है, और ठंडी होने के बाद जो है वर्तमान शेप जो है उन्होंने ली है। अब सबसे पहले बढ़ते हैं पृथ्वी पर जो है स्थल मंडल का डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुई है, स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ है। तो अब देखिए जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, जैसे ही वो सूर्य से अलग होता है तो आग का गोला था। धीरे धीरे इसमें से बहुत सारी गैसें रिलीज होती हैं, और ये जो आग का गोला था धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। जो भी इसमें मैटर था वो इसमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से गर्मी पैदा कर रहा था। गर्मी की वजह से जिसमें से ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही थी, और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो हमारा ग्रह है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले ठंडा होने के बाद क्रस्ट का निर्माण होता है, जिसके ऊपर आज हम रहते हैं, और इसके नीचे जो है मेंटल जो अभी भी गर्म अवस्था में है, उसी अवस्था में है लगभग। और सबसे पहले सबसे सेंटर में कोर का निर्माण होता है। इसके बीच में एक विभेदन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये आपसे 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन जो है क्या था। अब ये देखिए जैसे ही पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो ठंडी होने के बाद हल्के और भारी पदार्थ जो अपने घनत्व के अनुसार जो है पृथ्वी की जो सतह में स्टेबल हो जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम जो है विभेदन की प्रक्रिया कहा जाता है। इसी के अनुसार जो पृथ्वी का जो स्कोर है वो काफ़ी भारी लोहे और निकल जैसे पदार्थ से बना है, और उसके जो मेंटल का रीजन है वो उससे कम भारी है, और वो थोड़ा हल्के मैटर से बना है। तो और जो क्रस्ट है वो सबसे हल्के मैटर से बनी है। इस तरीके से पृथ्वी के सेंटर से बाहर की तरफ आने पर जो चट्टानों का घनत्व में भी अंतर आता है। तो ऊपर वाला हिस्सा ठंडा होकर एक चट्टानी रूप ले लेता है, तो जिससे जो है
जो क्रस्ट का जो हिस्सा है वो क्रस्ट का निर्माण होता है, जिसे आज हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। एक बार मैं इसको कवर अप कर लेता हूँ। स्थल मंडल का निर्माण जो है वो भारी पदार्थ सेंटर में चले गए, हल्के पदार्थ जो ऊपर रह गए थे धरातल के ऊपर वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, वो तेजी से ठंडे होते हैं। ठंडे होने की वजह से जो ऊपर वाली जो क्रस्ट है वो ठोस रूप ले लेती है, जिससे जो है स्थल मंडल का निर्माण होता है, जिसके ऊपर आज हम निवास करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वायुमंडल और जलमंडल का विकास, एक साथ ही हम इसको कवर अप कर लेंगे। तो पृथ्वी पर जैसे ही पृथ्वी गर्म से ठंडी होती है तो ठंडी होने के बाद तो पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी के सरफेस से गैसें रिलीज हो रही हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको रोकने की कोशिश करता है। आरंभ में तो इनके पास पावर ज़्यादा थी इन गैसों के पास, और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थी जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को तोड़कर बाहर चली जाती हैं। तो आरंभिक जो अवस्था थी, पहली अवस्था, इसमें गैस हल्की गैसें थी, ज़्यादा उसमें पावर थी, और वो सौर पवन के प्रभाव की वजह से, कुछ सूर्य की एनर्जी की वजह से, और कुछ उनके पास पहले ही एनर्जी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को धकेल कर बाहर निकल जाती है, वो हमारे वायुमंडल का हिस्सा नहीं बनती। दूसरी अवस्था में अन्य भारी गैसें, जलवाष्प उत्सर्जन और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। दूसरी अवस्था में कुछ भारी गैसें और जलवाष्प ये पृथ्वी से बाहर आते हैं। भारी गैसें कौन कौन सी थी, इसमें जलवाष्प भी एक गैस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और ऑक्सीजन, ये कुछ मात्रा में गैसेस थी जो पृथ्वी से बाहर आती हैं, और इनको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वो ये यहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है मान लीजिए, तो इस एरिया को वो क्रॉस नहीं कर पाते। तो क्रॉस ना कर पाने की वजह से ये पूरा का पूरा क्या बन गया, हमारा वायुमंडल बन गया। तो इस तरीके से हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है, और धीरे धीरे इनमें जो है जैसे जैसे उत्सर्जन होता है वैसे वैसे इनमें जो है भिन्न प्रकार की जो गैसों का जो बढ़ोतरी है वो होती जाती है, और इनका संगठन जो है लगातार परिवर्तित होता है, और भिन्न प्रकार की गैसें जो है हमारे वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से जो है विकसित हो जाती है। तो ये आज भी उत्सर्जन हो रहा है। अब देखिए महासागरों की उत्पत्ति या जलमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उस पॉइंट को खाली यही पॉइंट आपको इसी पॉइंट से आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे ही पृथ्वी से जलवाष्प जो है पृथ्वी की सतह से रिलीज होते हैं तो वायुमंडल में जाते हैं, वायुमंडल में जाने के बाद वो कंडक्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन उसमें होनी शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से उस संघनन की वजह से, कंडेंसेशन मतलब संघनन, संघनन की वजह से क्या होता है, वो बारिश के रूप में वापस धरती के ऊपर गिरते हैं। तो धरती के ऊपर बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो पानी से भर जाते हैं, जो आज वर्तमान में महासागर या जलमंडल के नाम से हम उनको जानते हैं। और ये पूरी की पूरी घटना जो है लगभग 400 करोड़ साल पहले जो है महासागरों की ये कंडीशन जो है शुरू हुई थी, और पृथ्वी की उत्पत्ति जो है लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत जो है इतना टाइम महासागरों का डेवलप हुए हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में जो जैवमंडल जो है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये क्रिया जो है पृथ्वी के ऊपर आरंभ हो जाती है, और ये लगभग 380 करोड़ साल पहले इस टाइम के दौरान जो है ये यहाँ पर विकसित होती है। तो डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पृथ्वी पर जो है जीवन का विकास का आरंभ कब हुआ था, तो 380 करोड़ साल पहले। ये डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है। इतने टाइम पहले पृथ्वी के ऊपर जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारी गैस जो है, ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में वो रिलीज होनी शुरू हो जाती है, उनकी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। और ये गैस जो है हमारे जीवन के लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, जिससे जो है जैवमंडल जो है वो विकसित होगा। तो नेक्स्ट है
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है उसके विषय में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए, जैसे ही हमारे यहाँ पर हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की वजह से पृथ्वी पर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ने लग जाती है। अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से यह जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब जो है सिंगल सेल बॉडी जो है, जीव जो है बनने आरंभ हो जाते हैं। तो सिंगल एक कोश के जीव बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे शैवाल है। अब ये एक कोश के जीव बनने जैसे ही बनते हैं, तो ये उसके बाद द्विकोशिकीय समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद दूसरे प्रकार का जीव अगर बन रहा है तो उसके लिए अलग प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए। तो इन्वायरमेंट की वजह से और साथ में जो जैविक जो डेवलपमेंट होती है उसकी वजह से, तो पहले सबसे पहले सिंगल सेल बॉडीज बनते हैं, एक कोश के जीव बनते हैं, फिर द्विकोश के जीव बनते हैं, और फिर जो है कॉम्प्लेक्स जो है जटिल जैव कार्बनिक अणु वाले जो जीव जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से लगातार जो है धीरे धीरे जो है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं वो विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे जो है क्या है, पृथ्वी पर जो है जीवन का डेवलपमेंट होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू जलवायु, जलवायु के अनुसार जो हमारी जितने प्रकार के भी जो जीव जंतु हैं उनकी ग्रोथ, उनकी वृद्धि और उनके विकास के ऊपर उनका इफेक्ट रहा है। तो जलवायु के प्रभाव से ही ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर जो है पृथ्वी पर जैवमंडल का वो विकसित हो पाया है। आशा करता हूँ आप सब जो है को ये टॉपिक जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अच्छे से इनको डेवलप कर पाए होंगे। तो इस टॉपिक को हमारे साथ पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत ही प्यार से इसको समय दिया। आशा करता हूँ आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप कर पाए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।